नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़। आज हम पॉलिटी के 5 और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप ना सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हुए एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, बल्कि आप अपने कंसेप्ट को भी साथ ही साथ रिवाइज कर पाएंगे। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, the Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. Number 2, the validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। नंबर 2, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2. In this case, correct answer is A, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि पार्लियामेंट किसी लॉ को कहाँ भी प्लेस कर सकती है 9th शेड्यूल में, ये स्टेटमेंट ठीक है। 9th शेड्यूल क्या है इसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि कोई लॉ जो 9th शेड्यूल में रखा गया है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता या उसको किसी कोर्ट द्वारा एग्जामिन नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। कोर्ट इसको एग्जामिन कर सकती है। कोर्ट ने कई जजमेंट्स में ऐसा बोला है, 1989 में भी और 1981 में वोमन राव केस में बोला है और 2007 में IR कोएलो केस में भी कोर्ट ने बोला है। 9th शेड्यूल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। 9th शेड्यूल में एक लिस्ट है किस चीज़ की, सेंटर और स्टेट लॉज की। कुछ सेंटर के और कुछ स्टेट के लॉज हैं उनमें जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी लॉ अगर इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 इस लिस्ट में है। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स ट्राइब्यूनल एक्ट 1991 भी इस लिस्ट में मैंशनड है और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था जेएल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है कि भाई किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 1951 में लाया गया था। किसके रिस्पॉन्स में? शंकरी प्रसाद केस के रिस्पॉन्स में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ एनेक्ट करती है और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, आर्टिकल 31B ऐड किया गया था जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, एक्ट्स और रेगुलेशंस को। 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस इंक्लूडेड हैं उनको किस चीज़ से कि भाई उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, किस ग्राउंड पे कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ये आर्टिकल ऐड किया गया था इन एडिशन टू आर्टिकल 31A जो ऑलरेडी 5 कैटेगरी के लॉज को प्रोटेक्ट करता है कि उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर वो फंडामेंटल राइट्स से कॉन्फ्लिक्ट में है तो। इनिशियल स्टेज पे इस लिस्ट में 13 लॉज थे, अभी इसमें करंटली 284 लॉज हैं। मोस्टली जो लॉज हैं वो लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी से रिलेटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट देख लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट जो जजमेंट है वो केशवानंद भारती केस है 1973 का, जिसमें कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दी थी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संविधान में संशोधन होता है अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर कोर्ट के पास है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे फेडरलिज्म है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस तरह कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स भी उनमें एक पॉइंट है। देन आफ्टर कोर्ट इन वोमन राव केस 1981 ये डिसाइड किया, ये फैसला दिया क्या कि जो भी
अमेंडमेंट्स हैं 24 अप्रैल 1973 को। ये डेट क्यों? क्योंकि इस दिन जो केशवानंद भारती का जजमेंट था वो आया था। इसके बाद जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, इससे पहले के अमेंडमेंट वैलिड हैं, मगर इसके बाद जो भी अमेंडमेंट होंगे वो कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। ग्राउंड पे, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ग्राउंड पे, यानी संवैधानिकता के ग्राउंड पे उनको चैलेंज किया जा सकता है। IR कोयलो केस में भी कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी अमेंडमेंट्स 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। और कोर्ट ने जो इससे पहले का जजमेंट था यानी 1981 का और 1973 का, उसको अपील्ड किया था। Moving to our next question, with reference to the funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme, which one of the following statements are correct? MPLAD's fund must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. Number 2, a specified portion of MP's fund must benefit SC/ST populations. Number 3, MPLAD's fund are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. Number 4, the district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2 only, 3 and 4 only, 1, 2, 3 only, 1, 2, 4 only. इस केस में करेक्ट आंसर है डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन किस बारे में है? क्वेश्चन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसके रिगार्डिंग है, उसके कुछ की प्रोविजंस पूछे गए हैं। देखते हैं क्या है। जो MP फंड्स हैं मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स, ये ट्रू है कि इस टाइप से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हेल्थ, जैसे कि भाई हॉस्पिटल वगैरह हैं, राइट, एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, ये सब चीज़ें बनाने में आपको ये फंड यूज करना है। सेकंड, ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ MP फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इन फंड्स का 15% जो है SC पॉपुलेशन के लिए यूज होना चाहिए और 7.5% जो है ST पॉपुलेशन के लिए यूज होना चाहिए। MP फंड्स आर सैंक्शनड और ईयरली बेसिस, यहाँ तक ये स्टेटमेंट ठीक है कि भी इनको ईयरली बेसिस पे 5 करोड़ एवरी ईयर सैंक्शन किए जाते हैं, लेकिन जो अनयूज्ड फंड है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते, कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आके स्टेटमेंट गलत हो जाती है, राइट। इसके अलावा द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10%, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मेन अथॉरिटी, नोडल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो भी काम चल रहे हैं उनको इंस्पेक्ट करे और उसको हर साल एटलीस्ट 10% इंस्पेक्ट करने होते। अब डिटेल से देखते हैं MPLADS, दैट इज MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 1993 क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको किसने लॉन्च किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया PV नरसिम्हा राव की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में। कब लॉन्च किया? 1993 में लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? MPs को एम्पावर करने के लिए। कैसे एम्पावर करेंगे MPs को? MPs को हर साल एक अमाउंट दी जाएगी, कितनी? 5 करोड़ की अमाउंट दी जाएगी, 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ ईच की। क्यों दी जाएगी? ताकि वो अपनी एरिया में डेवलपमेंट के कुछ मेजर्स ले सकें, जैसे हेल्थ से रिलेटेड कुछ हॉस्पिटल वगैरह, क्लिनिक वगैरह बनवा सकें, एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल कॉलेजेस में इन्वेस्ट कर सकें, वाटर फैसिलिटी दे सकें, इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्ट कर सकें और सैनिटेशन पे काम कर सकें, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर हुआ था। अब MPs के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो लोकसभा के इलेक्टेड MPs हैं वो इस फंड को अपनी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकते हैं, और जो राज्यसभा के इलेक्टेड MPs हैं वो उस स्टेट में खर्च कर सकते हैं जिस स्टेट ने उनको इलेक्ट किया है। इनके अलावा जो नॉमिनेटेड राज्यसभा या लोकसभा MP हैं वो इंडिया में कहीं भी इस फंड को खर्च कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है 3 पॉइंट का MPs के बीच में।
ये फुल्ली फंडेड है स्कीम किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है। फंड्स को रिलीज करती है डायरेक्टली किसको? जो डिस्ट्रिक्ट नोडल अथॉरिटी है उसको। और वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी प्रिस्क्राइब करती है कि भाई इस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसकी देखरेख करनी है, कैसे मॉनिटरिंग करनी है, वो सब डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। इन फंड्स का यूज़ होना चाहिए किस चीज़ के लिए? ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स क्रिएट करने के लिए। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये नॉन लैप्सेबल है नेचर में, मतलब कि जो भी फंड बच गए वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। एमपीज को रेकमेंड करना है 15% ऑफ द फंड्स टू एससी पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर एसटी पॉपुलेशन। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो क्या है कि एमपी रेकमेंड करता है काम को किसको? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोडल अथॉरिटी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह हैं। देन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करें, सुपरविज़न करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एटलीस्ट 10% ऑफ वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन वो हर साल इंस्पेक्ट करें। इन एडिशन टू दिस देयर इज़ नो स्टेटरी बैकिंग टू दिस स्कीम एंड दी इंटरेस्ट, जो भी ये फंड हैं इन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो डिपॉजिट होगा कहाँ पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इससे पहले कहाँ डिपॉजिट होता था? जो MPLADS अकाउंट है उसमें डिपॉजिट होता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि भी जो भी इंटरेस्ट आएगा इन फंड्स पे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होगा। Question number 3 is, who among the following constitute the National Development Council? Number 1, the Prime Minister. Number 2, the Chairman, Finance Commission. Number 3, Ministers of the Union Cabinet. Number 4, Chief Ministers of States. Select the correct answer using the codes given below. 1, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. इस केस में करेक्ट आंसर है बी, दैट इज फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, एंड सेकंड इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन किस बारे में फ्रेम हुआ है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में फ्रेम हुआ है। ये पूछा गया है कि इसके मेंबर्स कौन कौन हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो इसके चेयरमैन भी होते हैं। और जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। जो यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, वो भी मेंबर होते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे सीएम है वहाँ पे सीएम, और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी इसके मेंबर होते हैं। इन एडिशन टू दिस, जो नीति आयोग के मेंबर्स हैं वो भी इससे कनेक्टेड हैं। डिटेल से देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, इसके मेंबर कौन कौन हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और इसका क्या मैंडेट है। इसको राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं। ये क्या है? ये हाईएस्ट अथॉरिटी है किस चीज़ के रिगार्डिंग? डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी गाइडेंस इन इंडिया। कब ये सेटअप की गई थी? 1952 में। किसने इसको सेटअप किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? पीएम इसके मेन मेंबर हैं जो चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर होते हैं, और सभी स्टेट्स के सीएम और सीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, और मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, ये सभी इसके मेंबर्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके? कि भाई जो भी नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको कंसोलिडेट करना, मोबिलाइज करना, ताकि उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके, और ये इंश्योर करना कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसी हैं वो एक कंसिस्टेंट वे में बन रही हैं, जिससे हर एरिया की बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके, और एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी को ख़त्म करने के प्रयास करना, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको कम करने पे काम करना, सिविल सोसाइटी को मजबूत करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, और ये इंश्योर करना कि डिसेंट और गुड गवर्नेंस प्रोवाइड की जा रही है। जो मेन मैंडेट या फंक्शंस हैं इसके वो क्या हैं?
ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एडवाइजरी है नेचर में। इसको हर साल कम से कम 2 बार मीटिंग करनी होती है, यानी कन्वीन करना होता है मीटिंग्स को। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं मगर एटलीस्ट 2 बार तो साल में करना होता है। देन ये कंसिडर करती है किस चीज़ को, नेशनल प्लान को जो नीति आयोग ने बनाया है कि भाई वो कैसा है, उसमें उसके ऊपर इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। इससे पहले ये प्लानिंग कमीशन के लिए सेम काम करती थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया है। ये आइडेंटिफाई करती है क्या पॉलिसी प्रायोरिटीज़ और उनको रेकमेंड करती हैं कि भाई देश में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किन पॉलिसीज़ को हमने प्रायोरिटी पे रखना है। ये ऑल्सो करती है क्या रिव्यू और मॉनिटर ऑनगोइंग स्कीम्स और प्रोग्राम्स, जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनको रिव्यू करती है, उनको मॉनिटर करती है। इन एडिशन टू दिस ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, जहाँ पे सभी सीएम, पीएम और एडमिनिस्ट्रेटर्स सभी एक साथ आके बातचीत करते हैं, मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। Question number 4 is with reference to the Gram Nyaya Act, which of the following statements is or are correct? Number 1, as per the Act, Gram Nyaya can only hear civil cases and not criminal cases. Number 2, the Act allows local social activists as mediators or reconciliators. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. सो इस केस में करेक्ट आंसर है बी, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्वेश्चन किस बारे में है? क्वेश्चन है ग्राम न्याय एक्ट के बारे में। क्या पूछा गया है कि भाई ये सिर्फ सिविल केसेस की सुनवाई कर सकता है, क्रिमिनल की नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ग्राम न्यायालय दोनों ही सिविल एंड क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर सकता है, इसके पास ये अथॉरिटी रहती है। सेकंड क्या है कि भाई ये एक्ट अलाउ करता है किस चीज़ को, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनको एज ए मीडिएटर यूज़ करने के लिए। ये बिल्कुल सही है, इस एक्ट में ये ऐसा प्रोविज़न है। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट की डिटेल से, थोड़ा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ये क्या है? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। क्यों इसको लाया गया? ताकि ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश किया जा सके। ग्राम न्यायालय एक हिंदी टर्म है किस चीज़ के लिए? विलेज लेवल कोर्ट्स के लिए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जा सके। ये एक्ट किसकी रिकमेंडेशन पे आया? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 114th रिपोर्ट जो थी, 114th रिपोर्ट, उसमें इसके बारे में रिकमेंडेशन थी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इस एक्ट को लाया गया? ताकि लोगों को आसानी से और एक स्पीडी वे में जस्टिस मिल सके उनके डोर स्टेप पे, और न्याय को पाने के लिए जो भी सोशल, इकोनॉमिक या किसी और तरह की डिसेबिलिटी होती हैं उनको ओवरकम किया जा सके, और एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रमोट किया जा सके। इन एडिशन टू दिस देर आर सम की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। वो क्या हैं? नंबर 1 कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत पे होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा डिसाइड कर सकती है। इसका जो जुरिडिक्शन है वो पूरे इंडिया के लिए है, एक्सेप्ट JNK, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड टू ट्राइबल एरियाज। ये भी एक्ट में डिटेल से मैंशनड है। थर्ड क्या है? इसको कौन सेटअप करेगा? स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। किससे कंसल्ट करने के बाद? हाई कोर्ट से। इसका जुरिडिक्शन कौन डिसाइड करेगा? ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई ये कितने एरिया में इसकी पावर होगी, अथॉरिटी होगी। इसके बाद आता है जो मेन चीज़ है न्यायाधिकारी के बारे में। उसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि भाई वो एलिजिबल होने चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अपॉइंट होने के लिए। इसमें एक्ट में ये बात की गई है कि भाई SC ST और वुमेन को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम मेंशन करती रहेगी। सैलरी अलाउंसेस और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस जो न्यायाधिकारी है
उसकी सिमिलर होंगी किसके, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं उसके। अगर न्यायाधिकारी किसी मैटर से कनेक्टेड है या किसी पार्टी को जानता है या किसी मामले में ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो उनको वो मैटर अपने पास नहीं रखना है, वो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास रेफर करना होगा। फर्दर न्यायाधिकारी को मोबाइल कोर्ट्स होल्ड करनी पड़ेंगी अलग अलग जगह पे और कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इन विलेजेस। जहाँ भी सूटेबल जगह हो, पॉसिबल हो, उनको अलग अलग जगह जाके कोर्ट्स को कंडक्ट करना पड़ेगा, हियरिंग करनी पड़ेगी। ये अलाउ करता है किस चीज़ को, सोशल एक्टिविस्ट्स को एज ए मीडिएटर यूज करने के लिए। फर्दर जो सील ऑफ ग्राम न्यायालय है वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगी, किसके अप्रूवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल पे। फिर इसका जुरिडिक्शन है वो बोथ सिविल एंड क्रिमिनल से रिलेटेड है, दोनों ही मामलों को ये सुन सकते हैं। अगर सिविल के मामले में कोई इसके डिसीजन के रिगार्डिंग अपील करनी है तो वो अपील आप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर क्रिमिनल मैटर के रिगार्डिंग आपको अपील करनी है तो आप कर सकते हैं सेशन कोर्ट में। ये अपील आपको 1 मंथ के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। और जो भी सिविल मामले हैं उनको डे टू डे बेसिस पे सुनना होगा और मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर उसको फिनिश भी करना होगा। इन एडिशन टू दिस, जो भी ऑफिसर्स हैं और अदर एम्प्लॉयज़ हैं ग्राम न्यायालय के, जो जिनकी ज़रूरत होती है उस ग्राम न्यायालय को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, अदर स्टाफ है, उस सब का नेचर और कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, अलाउंसेस क्या होनी चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनको क्या काम करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये उस ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी डिसाइड करेगा। Question number 5 is consider the following statements. Number 1, Election Commission of India is a 5-member body. Number 2, Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Number 3, Election Commission resolves the disputes relating to splits or mergers of recognized political parties. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, 3 only. इस केस में करेक्ट आंसर है डी, यानी जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ वही ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, क्वेश्चन किस बारे में है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक 5-मेंबर बॉडी है, ये बिल्कुल भी 5-मेंबर बॉडी नहीं है। ये 1989 तक 1-मेंबर बॉडी थी, बाद में ये 3-मेंबर बॉडी है, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड नहीं करती है इलेक्शन का शेड्यूल, ये डिसाइड करता है खुद इलेक्शन कमीशन, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अनाउंस करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्शन कमीशन किस चीज़ को रिजोल्व करता है, डिस्प्यूट्स को रिलेटेड टू स्प्लिट्स और मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। ये बिल्कुल सही है, ये इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है उसके अंदर आता है, उसको हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 134 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है ये भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। कहाँ पे, सेंटर और स्टेट लेवल पे। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हैं, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? करंटली इसके 3 मेंबर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये जो स्ट्रेंथ है कि भाई कितने मेंबर होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है डिसाइड करने की। फिलहाल इंडिया में मल्टी मेंबर कमीशन है, लेकिन 1989 से पहले सिर्फ 1-मेंबर बॉडी थी ये। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको मेनली प्रिजाइड करते हैं, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्वल होती हैं, उनकी सैलरी अलाउंसेस भी उनके इक्वल होते हैं, लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज। अगर
इन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसका जो डिसीजन है वो मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाता है। अगर तीन में से दो जिस मामले पे एग्री करते हैं तो वो फाइनल डिसीजन होता है। अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और कुछ रीजनल कमिश्नर्स होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। इनकी सर्विस कंडीशन और टेन्योर भी प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इनका टेन्योर मैंशनड नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर 6 ईयर का होगा या फिर 65 ईयर्स, जब तक उनकी एज ना हो। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वो उनका टेन्योर होगा। इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कौन रिमूव करते हैं? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग राज्यसभा और लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। इस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और रीजनल कमिश्नर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे। मेन फंक्शन या मैंडेट क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? ये आर्टिकल 324 में भी मैंशनड है कि भाई उसके पास पावर है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। इन एडिशन टू दिस, जो टेरिटोरियल एरिया है किसी कंस्टिट्यूएंसी का वो कितना होना चाहिए ये भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, वोटर्स को रजिस्टर करना और इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस करना कि कब इलेक्शंस होंगे, कब से कब तक होंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्नाइज करना, उनको सिंबल्स अलॉट करना। इन एडिशन टू दिस, उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड टू स्प्लिट्स और मर्जर्स उनको भी रिजोल्व करना। ये सब इलेक्शन कमीशन के काम हैं, फंक्शंस हैं या उसका जो मेन मैंडेट है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।